इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2021 में इस बार आप लोगों को पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और जो भी जरूरतमंद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, उन तक शेयर भी करें ताकि उन तक मेरा वीडियो पहुंचे और वो एग्जाम का प्रिपेयर कर सके। चलिए तब अगला क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या बोला है, सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपको समझ नहीं आ रहा है। माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप ये है जो चीज़ आपको नंगे आंखों से यानी नग्न आंखों से नहीं दिखाया जाता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कहता है। तो बोला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो जाहिर सी बात है छोटे चीज को बड़ा दिखाना है तो उत्तल लेंस का होगा। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर सीधा आंख बंद करके दे दीजिए, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। या लेंस है तो लेंस देंगे, लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गई? सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बोला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय, लघु पतन के समय लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, ये बात पता होना चाहिए कि बहुत अधिक होता है। तो इसका मान होगा, तो यहाँ पर हम आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत अधिक होता है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, बहुत अधिक होता है, ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन। जब लघु पतन हो जाए के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघु पतन के समय में परिपथ समझ लो, जिस रास्ता यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला। अगला क्वेश्चन में क्या है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, पवन के समय, पवन का मतलब हवा बहने के समय, पवन विद्युत जनित्र के समय पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, आंख बंद करके देख लीजिए। ठीक है, आंख बंद कर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आंख खोल के तो आप लोगों को दिखाई कम पड़ेगी शायद, इसीलिए मैं बोला आपको। ठीक है, तो इसको मजाक था, मतलब ये मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से बोला तो अब हम डायरेक्ट ले देते हैं। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है बोला है, नहीं बोला है। आपको देखिए क्वेश्चन में नहीं है बोला, तो आपका आंसर क्या होगा? नाभिक ऊर्जा। क्या होगा इसका? नाभिक ऊर्जा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में चलिए कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के बने यौगिक से, इलेक्ट्रॉन के बने यौगिक से
नहीं, इलेक्ट्रॉन के स्थान, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? ये वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बट यही है कि एक मतलब अगर आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। और जिनको हार्ड लग रहा है उनके लिए मैं एक थोड़ा सा कुछ मुख्तसर सा एक बातें लेकर आ रहा हूँ, कुछ शेर है जो आपको इंस्पायरेशन करने वाली बातें हैं कि हौसले की तुर्की से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तुर्की से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस शहर में बात यह है कि हौसला अगर आपके अंदर है, तुर्किश का माने पहले सुनिए, हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा, तुर्किश का माना होता है जिसमें तीर रखा जाता है। तो हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में। अगर आप हार जा रहे हो जिंदगी में नहीं, लेकिन आप उम्मीद मत खोइए, इसलिए कहा है कि हार जाए चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कि जब अब इसके लिए मिसाल दे कि आप जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो इस मकसद से जाते हैं कि मैं जीत के आऊँगा। अगर ये मकसद से अगर ये सोचेंगे कि मैं क्रिकेट में जीत नहीं पाऊंगा तो आप खेलने आएंगे ही नहीं। आपको ये मकसद सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा, इसलिए आप क्रिकेट खेलने आते हैं। भले हार जाता है अलग बात है, लेकिन आप जीत की उम्मीद कब लेके आऊंगा इसलिए आप आते हैं। तो इस बातों को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 6 नंबर क्वेश्चन चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो आपको ये पता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है ये भी आपको पता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 6 नंबर में चलिए क्या बोला, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कितना है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कितना होता है? अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक, ये हुआ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी का बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, अणुसूत्र है। 7वां क्वेश्चन चलिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां भी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक देख रहे, निम्नलिखित बोला है तो आपको हम डाल देते हैं विजातीय यौगिक। ठीक है, यौगिक तो समझ रहे हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बने, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उससे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो विजातीय यौगिक है तो क्या है? विजातीय यौगिक कौन है? तो विजातीय यौगिक अगर बोला जाए तो वो क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी मतलब शॉर्ट में POP। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पता है आपको? उसका उपयोग भी पता है, यूज के पता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या पढ़ा है? बहुत आसान है, कुछ नहीं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए ये है। ठीक है, चलिए इसका आंसर है विजातीय यौगिक किसको कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन चलिए। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। अब बताओ CaCl2 क्यों है? CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। आयनिक यौगिक मतलब इस पर चार्ज है। अब कैसे? Ca प्लस क्लोरीन दोनों जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? CaCl2 बनाया। CaCl2 बनाया। कैसे? अभिक्रिया के फलस्वरूप देखो, यहां पर कैल्शियम का कितना होता है? 17, कितना 20। कैल्शियम का 17 होता है ना 20 होता है? 20 होता है।
तो 20 हो गया इसका, और इसका कितना होगा 17, क्लोरीन का 17 होता ना। तो इसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 17 को 1 है, 1 इसके पास 1 हो रहा है, अंतिम में 7 है, लेकिन इसको लेगा, इसके पास 20 है, तो कितना बचा इसके पास, इसके पास कितना हुआ कैल्शियम का, कितना, अरे इसका 20 है तो उसको बांटो ना, के एलिमेंट बांटो ना, इतना क्या टेंशन लेते हो। 2 8 और कितना बचा 10 हो गया, बचा कितना 10 बचा, फिर 8 ले लेगा तो कितना बचा 2 बचा, अंतिम इलेक्ट्रॉन में संख्या कितना हुआ 2, जब 2 बचा इसके पास तो कैल्शियम का 2 हो गया, और क्लोरीन के पास कितना 1, इसके पास 1 हुआ ना, ये क्रॉस मल्टीपल हुआ, देखो क्रॉस मल्टीपल हुआ, यानी मतलब कैल्शियम का 1 हो गया और क्लोरीन का 2 हो गया, तो यानी CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है, इस स्थिति में निकल गया। लेकिन जब ये जो है क्लोरीन किसी से ये जब अपना अष्टक पूरा करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसका अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7 है, और इसके पास कितना है अंतिम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, इसको कितना की जरूरत है 6 की जरूरत है, तो जब 6 की जरूरत है तो ये 6 ये 7 तो देगा नहीं इसको, क्योंकि 6 की जरूरत है इसको, इसके पास में 2 बच रहा है, इसके पास 7 बच रहा है, तो जाहिर सी बात इससे ये ले सकता है, तो क्लोरीन पर चार्ज क्या हो जाएगा, वो अगर क्लोरीन पर ले तो चार्ज क्या होगा माइनस हो गया, और ये क्लोरीन ये कैल्शियम दे रहा है तो क्या, कैल्शियम दे रहा है तो क्या होगा उसके ऊपर चार्ज प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा ये दोनों के ऊपर आयन हुआ, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोला था आयनिक, क्योंकि तो CaCl2 हो गया, वहां पर अब यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए, लेकिन आपको देखना है कि चार्ज क्या हो रहा है, अगर कोई किसी को दे रहा है या ले रहा है उसमें आयनिक हुआ, कोई दे रहा है या ले रहा है उसमें आयनिक हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये सब बात आप लोग को पढ़ाया गया है, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए क्लियर कर दिया आप लोगों को, छड़ा 9 नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए, सरलतम, हाँ क्या बोला है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ये बहुत अच्छा है, कौन सा पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो लिख देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संयोग, संयोग मतलब नहीं मिलता है, ठीक है, संयोग कौन पदार्थ नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग कौन पदार्थ नहीं करता है, तो यहां पर गोल्ड होगा, समझे, गोल्ड, ये आपका आंसर हो गया, ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता है, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन, सरलतम हाइड्रोकार्बन, अब क्यों है इसके बारे में भी जान लो, सरलतम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन है, ये मीथेन, मीथेन मतलब CH4, ये मीथेन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, ये मीथेन है, ठीक है, CH4 बुझे। अब अगला चलिए, चलो ना ससुरा का आगे चलो, वायुमंडल में है ना, तो इसको मिटा देते हैं, तो एक बार रिपीट करा दे, क्या रिपीट करा दे, क्या सरलतम सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तर लेंस का, क्यों बताएगा अभी पहले, लघु पतन में समय के परिवर्तन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है, तभी चक्की घूमेगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो क्या नाभिक ऊर्जा में नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बने यौगिक को वे संयोजित कहते हैं, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaCO3 होता है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और विजातीय यौगिक है POP यानी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, आयनिक यौगिक CaCl2, बता दिए, ऑक्सीजन से संयोग कौन करता है, गोल्ड नहीं करता है, सरलतम हाइड्रोजन कार्बन क्या है, CH4, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, उससे पहले 11 क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, देखो वायुमंडल में बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति कितना है, लगभग 0.03% है, बाप रे, समझ रहे हो, और ओजोन परत में आप उर्दू में पढ़े होंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दर्जा हरारत इसी के कारण बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या आवर्त सारणी, ये दोनों, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, सारणी, आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त मत करो, आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितना है? 7 आवर्त। इसका आंसर यही कर दी, ठीक है, आवर्त है। ठीक है, यही क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन वाली बात होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में यहां पर बोलेगा, अगर आधुनिक बोलेगा तब आधुनिक आवर्त आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है? 18 है। समझे? 18 होते हैं। इसका उल्टा उस पर मत कर देना। देखो ध्यान से, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना होता है? 18। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलिए कि फूलों में 14 नंबर बोला, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया था आप लोगों ने, पुंकेसर होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, गुणसूत्र बने होता है। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र उसको इंग्लिश बोलते हैं क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और आरएनए का। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए, गुणसूत्र जो बने होते हैं आरएनए और डीएनए का होता है। गुणसूत्र जानते हैं कि एक्स और XY होता है। ठीक है, समझे? XX और XY 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा, 23 दूनी 23, इसमें भी 23 जोड़ा होता है, 23 × 2, और इसमें भी 23 × कितना होता है? 2 होता है, यानी 46। तो जहां तक कही देखो, एनसीईआरटी में 23 दिया हुआ है, भारतीय बोर्ड में कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आंसर पे। अगर आपको आंसर दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, या आपको बोला है कि 23 जोड़ा बोला है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर में आपका वहां पर एक ऑप्शन अगर दिया हुआ है 22 जोड़ा दिया हुआ है, या फिर आपको बोला है कि 44 दिया हुआ है, तो आप ये मारिएगा। ठीक है, और आपको दोनों जगह दे दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अनुसार आप 23 ही मारेगा, 23 जोड़ा यानी 40 मारेगा। समझ में आ गई? बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर था आप लोगों के लिए। इसलिए हार मत बनिए अपनी जिंदगी में, जो हार माना हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि CFC क्या है? CFC है, तो CFC क्या है? कुछ नहीं, ध्यान रखिए। C फॉर क्लोरो कार्बन। CFC क्या है? तो CFC क्लोरो कार्बन है। नंबर 2 क्वेश्चन चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा? ठीक है, यौगिक ईंधन। क्या बोला है? यौगिक ईंधन कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यौगिक ईंधन के रूप में कौन सी चीज क्या था? ध्यान रखिए, इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल, उसके बाद होगा इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? अगर बोलेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी दे देना आपको आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना है? तो मानव हृदय में, हार्ट में कोष्ठकों की संख्या
कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन चलिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ह्रास कहलाता है उपचरण में, किसमें कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, O2 का ह्रास कहलाता है किसमें? अपचयन में। अपचयन क्या ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। पास करो जल्दी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना क्या था? किसमें प्राप्त किया था? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जानते हैं प्रिज्म किस तरह का बनता है? देख लीजिए आप। ठीक है, प्रिज्म कैसे बनता है? ठीक है, ये वह प्रिज्म है, ये प्रिज्म। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। समझ में आ गया? 6 नंबर चलिए, उपयोग होता है, लिख लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो जबकि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जब चालक ताप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन चलिए। क्या कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? बैटरी में दृष्टि धारा प्रभावित होता है। किससे? दृष्टि धारा प्राप्त होती है। ठीक है, बैटरी में, समझे? बैटरी। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन चलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरक, यहां पर बोला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक जो है की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? किसने किया था रे? तो फैराडे ने किया था, फैराडे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन चलिए कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन चलिए। और नवीनीकरण बोला है, नवीकरण बोला तो क्या? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो क्या है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ईंधन। ठीक है, नवीकरण बोला तो सौर ऊर्जा और नवीकरण बोला तो क्या? जीवाश्म ईंधन। 11 नंबर चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन में चलिए। उत्तम ईंधन, सबसे उत्तम ईंधन किसको माना? उत्तम ईंधन किसको माना जाता है? तो जैव गैस को। उत्तम ईंधन किसको माना जाता है? जैव गैस सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है। ठीक है, 12 नंबर चलिए क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन चलिए कि शुद्ध सोना को व्यक्त क्या आता है कितना में? शुद्ध सोना, ठीक है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का था? 24 कैरेट का। कितना कैरेट का? 24 कैरेट, ठीक है। शुद्ध सोना का जो होता है कितना होता है? 24 कैरेट। आपको पूछा जाएगा कि शुद्ध सोना को व्यक्त क्या आता था? 24 कैरेट में, ठीक है, कैरेट, ठीक, कैरेट में। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन चलिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कौन है? क्षारीय धातु है, ठीक है, क्षारीय धातु, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कितना है? क्षारीय धातु। तो एक बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यौगिक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है किसका? इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। मानव हार्ट में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ में O2 का ह्रास अपचयन द्वारा होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चालक तार होना, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, चालक तार से, ठीक है, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसका? विद्युत धारा प्रवाहित होता है गतिशील कण का। तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होता है, ठीक है। बैटरी में दृश्य धारा पाया जाता है। बैटरी में कौन सा धारा निकलती है? तो दृश्य धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने? फैराडे ने किया था। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, ठीक, सौर ऊर्जा। और नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और उत्तम ईंधन सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? जैव गैस को। शुद्ध सोना को मापा जाता है 24 कैरेट से। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कितना है? क्षारीय धातु है। इसीलिए कहता है कि देखिए, याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। थोड़ा सा क्या है, आपके माइंड में जो है ना, क्या है कि 3 तरह का रे निकलता है, एक अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा रे क्या है? अल्फा रे है। बस कुछ नहीं है, बस माइंड को थोड़ा साफ रखना है, कुछ नहीं है। अल्फा रे अगर आपका माइंड में आता तो आपको हर चीज़ को प्रिपेयर करने की आसानी होगी। तो कोई हरासमेंट मत होइए। अल्फा रे कैसे आएगा? अल्फा रे निकालने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालना होगा। उसके लिए सबसे स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या बोला? आवर्त सारणी में कितना? 14 नंबर है ना, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है। शून्य समूह, देखो, शून्य समूह, ठीक है, समूह तत्व है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, शून्य समूह तत्व है, कौन ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हीलियम दिया हुआ है तो हीलियम आंसर होगा, ठीक है। क्यों सर शून्य तत्व है? देखिए सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। ये देखो, इसका होता क्या? इसका सिंबल, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1, 2, ठीक है। तो ये शून्य नहीं हुआ, ऐसा सोच रहे हो ना? नहीं, इसको क्या करेंगे? इसका हमको के एलिमेंट में निकालेंगे, ठीक है, KLM, ठीक है। तो के हमेशा तो 2 की बुक होता है, L 8 की। तो ये ऑलरेडी ये तो 1 प्लेट खा लिया, 2 प्लेट, तो इसके पास कुछ नहीं बचा। तो कितना बचा? अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? 0 ना हुआ। इसीलिए क्या हुआ? यहाँ पे हीलियम होगा। उसी तरह आपका हीलियम की जगह और कौन होगा? हीलियम हुआ, और शून्य तत्व के कौन होगा? तो आर्गन होगा। और कौन होगा? यानी मतलब 10 वाला भी होगा, है ना, जिसका 10 वाला होगा, 10 वाला, यानी इस तरह का काउंटिंग में 10 वाला भी होगा। उस तरह काउंटिंग में कितना? 18 वाला भी होगा ना, 18 वाला भी होगा, समझ में आ गया। तो उसके बाद 26 वाला भी होगा, ये शून्य सत्य में, लेकिन 26 में नहीं कहा जाएगा यहाँ पे। बट अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ इस पे। हीलियम जाओ तो हीलियम, अन्यथा अगर आपका 10 नंबर में जो दिया हुआ क्या होता है? आर्गन है, नियोन होता है, तो नियोन भी होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ हीलियम ऑप्शन है तो हीलियम ही जाएगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, 15 नंबर, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, जिसको बोलते हैं हिंदी में यकृत, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है।
इसका आंसर ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन चलिए। हाँ 16 नंबर क्या बोलता है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है ना। ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर एक रोग है, ग्वाइटर अथवा, ठीक है, अथवा घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग, घेंगा रोग, ठीक है, पनपता है। पनपता मतलब पैदा होता है या पनपता है, कहाँ पर पैदा होता है, तो किसकी कमी से, किसकी कमी से बोलता है, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग जो है पनपता है किसकी कमी से, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है, आई की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आई मतलब आयोडीन है, समझना, ठीक है, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन चलिए। बोलता है मुलुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कौन है, मुलुकुलन, मुकुलन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक, लैंगिक जनन होता है, क्या होता है, तो हाइड्रा द्वारा होता है, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा होता है कि वो खुद इस तरह का ये आकृति होता है, वो अपना बच्चा को पनपते के लिए वो खुद से क्या होता है, टूट जाता है, तो वो बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा उसका खुद निर्माण होता है, ठीक है। तो मुलुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है, मतलब इसमें सेक्स करने की क्षमता नहीं होती है। हाँ हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, ईस्ट ईस्ट, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया रे, तो जीन शब्द जो है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, किसने, तो डायरेक्ट आंसर होते हैं जॉनसन ने क्या, जॉनसन, जॉनसन ने प्रस्तुत किया, मतलब प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत किया। 19 नंबर क्वेश्चन चलिए। 19 नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन के सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में, सल्फर यानी एस, एस होता है सल्फर का, एस होता है सल्फर परमाणु में, परमाणु, परमाणु में 72 यानी मतलब बाहर में सेल, 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 72 सेल में इलेक्ट्रॉन बोला ना, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर बोला है, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है 16, तो 16 को हम KL में डिवाइड करेंगे तो K हो गया, K ले लिया, K 2 ले लिया, L ले लिया 8, 2 10 हो गया, और कितना बचा LM कितना है 6, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ 6। इसका आंसर समझ में आ गया आपको 6। 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, ग्लूकोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक अणु, के एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितने, कितने परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन यानी O2 यहाँ दिखा रहा है, तो ग्लूकोज बोला, तो ग्लूकोज क्या था C6H12O6 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ग्लूकोज बोला, तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया, तो देखिए तो ऑक्सीजन के कितने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना हो गया, ऑक्सीजन का 6 हो गया, अगर बोलेगा हाइड्रोजन बोलेगा तो 12 हो जाएगा, और अगर आप बोले कार्बन का तो कितना होगा 6। ध्यान रखिए आप लोग, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन बोला तो 6 होगा, हाइड्रोजन बोलेगा तो 12 होगा, और कार्बन बोलेगा तो 6 होगा। ये आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए कहा जाता है कि मुसलसल काविशों से तकदीरें संवरती है, जो थक कर बैठ जाता है वो मंजिल पा नहीं सकता। क्योंकि आप अगर थक कर बैठ जाओगे, आप सोचोगे नहीं क्या मुझे याद नहीं करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, याद करना जरूरी है आपको। जय हिंद, जय भारत।